नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दहेज प्रथा एक अभिशाप से संबंधित निबंध स्टेप बाय स्टेप करके लिखना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यह निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस निबंध को क्लास 10th और क्लास 12th के हिंदी परीक्षा में बिहार बोर्ड द्वारा ज़्यादा मात्रा में पूछा जा चुका है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को दहेज प्रथा एक अभिशाप से संबंधित निबंध लिखना आना ही चाहिए। दोस्तों, इस निबंध को लिखने से पहले सबसे पहले आप लोगों को दहेज प्रथा के बारे में जानना होगा कि दहेज प्रथा क्या कहलाता है और इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, यदि आप दहेज प्रथा से परिचित हो जाते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, तो आप लोग अपनी भाषा में सरल तरीके से इस निबंध को लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को दहेज प्रथा को समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो आप लोग दहेज प्रथा के बारे में जानते होंगे, मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दहेज के साथ जो प्रथा आप देख रहे हैं, इस प्रथा को कहा जाता है नियम। यानी कि प्रथा का मतलब होता है नियम। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि दहेज प्रथा एक नियम है और यह नियम खासकर भारत देश में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अन्य देशों में उतना तो नहीं प्रचलित है, लेकिन भारत देश में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। भारत देश में दहेज प्रथा से संबंधित इस नियम को ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इस प्रथा में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस प्रथा में विवाह के समय, ध्यान से समझिएगा, इस प्रथा में विवाह के समय लड़की के परिवार वालों के द्वारा लड़के के परिवार वालों को धन संपत्ति दिया जाता है। लड़की के विवाह के समय लड़की के परिवार वालों के द्वारा लड़के के परिवार वालों को धन संपत्ति दिया जाता है। धन संपत्ति के रूप में पैसे दिए जाते हैं, आभूषण दिए जाते हैं, गहने दिए जाते हैं, गाड़ी दिए जाते हैं, बर्तन दिए जाते हैं और भी दोस्तों बहुत सारे उपयोगी सामान दिए जाते हैं। गाय भैंस भी दिए जाते हैं। गाँव में ऐसा देखा जाता है कि जो पिता होते हैं वो अपने लड़की की शादी के लिए गाय भैंस भी दे देते हैं, गाड़ी भी दे देते हैं, यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी दे देते हैं। दोस्तों, जैसा लड़का होता है, जैसा लड़के के परिवार वाले होते हैं, जैसा उनका सामर्थ्य होता है, उसके हिसाब से उस लड़के को दहेज मिलता है। ठीक है, और साथ ही जो लड़की होती है वो वैसे घर जाती है जैसा उसके पिता दहेज दे पाते हैं। यानी कि अगर किसी लड़की के पिता कम दहेज देते हैं तो उनकी लड़की अच्छे घर में नहीं जा पाती है, और अगर उस लड़की के पिता ज़्यादा दहेज देते हैं तो उनकी लड़की अच्छे घर में जा पाती है। दोस्तों, भारत देश में लड़कियों का विवाह के बाद का जो स्थान होता है वो दहेज पर ही निर्भर करता है। अगर लड़की के पिता दहेज अच्छा खासा देते हैं तो घर बार अच्छा मिलता है, पति अच्छा मिलता है। सुनने में ऐसा कहा जाता है पति अच्छा मिलता है, और पति के जो परिवार वाले होते हैं, लड़की का जो ससुराल होता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, जहां पर लड़की की सारी सुख सुविधाएं दी जाती है। दोस्तों, चाहे किसी लड़की का पिता गरीब हो या फिर अमीर हो, हर लड़की का पिता यह चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, मेरी बेटी का बर अच्छा मिले, मेरी बेटी का ससुराल वाले अच्छा मिले, उन्हें प्यार दे, उन्हें सम्मान दे, उन्हें अपनी बेटी के तरह रखें। तो दोस्तों देखिए, भारत में ऐसा बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। भारत देश में बेटियों को विवाह के बाद जो स्थान मिलता है वो दोस्तों दहेज के आधार पर ही मिलता है। अगर कोई लड़की सावली भी है, अगर वो अमीर घर
से अपना बिलोंग रखती है, उसके पिता अगर ज़्यादा मात्रा में दहेज दे देते हैं तो दोस्तों दहेज के कारण जो लड़का होता है वो दोस्तों अच्छा मिलता है, लड़के का घर अच्छा मिलता है, लड़के का बैकग्राउंड अच्छा मिलता है, लड़के का परिवार वाले भी अच्छा मिलते हैं और लड़की सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, अब बात करते हैं वैसे बच्चियों का, वैसे बेटियों का जिनके पिता गरीब होते हैं। जो बेटी गरीब घर में जन्म ली होती है वैसे बेटियों का यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों भारत में अगर कोई बेटी गरीब घर में जन्म लेती है, उसके पिता अगर गरीब होते हैं, उसके पिता अपने बच्ची की विवाह के लिए अच्छा खासा कोई भी दहेज नहीं दे पाते हैं तो उनकी बेटी बिल्कुल भी अच्छे घर में नहीं जा पाती है, उनका जो पति होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल पाता है, बेटी का जो ससुराल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों भारत में लड़कियों का ससुराल तय होता है किस पर? तो दोस्तों दहेज पर। दहेज के कारण ही लड़कियों का ससुराल अच्छा और खराब मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के सारे लोग ही खराब हैं। दोस्तों भारत में वैसे भी परिवार हैं जो बेटियों को बिना दहेज के ही अपनाते हैं, बिना दहेज के ही बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत में वैसे भी लड़के हैं जो किसी बाप की बेटी को बिना दहेज के ही विवाह करके पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग हैं जो बिना दहेज के बिल्कुल भी विवाह नहीं करते हैं, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। भारत देश में यह प्रथा इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है, इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है कि इसे समाप्त करना बिल्कुल भी दोस्तों संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन आज के इस वर्तमान समय में शिक्षा के आधार पर गरीब घर में जन्म लेने वाले लड़के और लड़कियां अपना लाइफ स्वयं ही बना रही हैं, वे बिल्कुल भी अपने परिवार और पिता पर निर्भर नहीं रह रही हैं। जो भी बच्चियाँ या फिर जो भी बच्चे गरीब घर में जन्म लिए हुए हैं वे अपने शिक्षा पर निर्भर हो चुके हैं। दोस्तों एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, अगर दोस्तों आपके पिता समर्थवान नहीं है, अगर आपने गरीब घर में जन्म लिया है, आपका परिवार बिल्कुल भी आपको आगे पढ़ाने में असमर्थ है, आपका परिवार आपकी शादी कराने में असमर्थ है, आपका खर्चा चलाने में असमर्थ है, तो दोस्तों उसके लिए जो मेन जो साधन है उसके निवारण का वो दोस्तों है शिक्षा, वो है एजुकेशन। अगर दोस्तों आप शिक्षा पर ध्यान देते हैं, शिक्षा को अपना साथी बना लेते हैं, शिक्षा पर ही अपना संपूर्ण ध्यान देते हैं, तो दोस्तों आपकी जो परिस्थिति होगी, आपके घर की जो परिस्थिति होगी, आपके पिता की जो परिस्थिति होगी, आपके पूरे परिवार की जो परिस्थिति होगी वो दोस्तों बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बेटी गरीब घर में जन्म लेती है तो वह परिवार गरीब ही रहेगा, अगर कोई बेटा गरीब घर में जन्म लेता है तो वह परिवार गरीब ही रहेगा। बेटा और बेटी अगर चाह जाए तो अपने शिक्षा के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है, अपने परिवार का नाम पूरे समाज में रोशन कर सकता है, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम समाज में ऊंचा कर सकता है। ये दोस्तों आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घर में जन्म लिए भी हैं और उन्होंने अच्छा करके, उन्होंने शिक्षा के आधार पर समाज में कुछ अच्छा करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उनके नाम से उनके माता पिता का नाम रोशन हो पाता है, उनके माता पिता की ख्याति पूरे देश में, पूरे समाज में बढ़ गई है। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, सभी बेटियों को, सभी बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपका जन्म गरीब घर में हुआ है, अगर आप सोचती हैं कि मेरे विवाह के लिए मेरे पिताजी पैसा कहाँ से लाएंगे, तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए। आपके पिता के पास जो भी संपत्ति है, आपके पिता के पास जो भी धन है, उस धन को आप लोग पढ़ाई में समर्पित कर दीजिए। अपना पूरा ध्यान दोस्तों आप लोग अपने पढ़ाई पर दीजिए, अपने शिक्षा पर दीजिए। आप
आप लोग कुछ ऐसा पोस्ट प्राप्त कीजिए जिससे कि आपका नाम पूरे समाज में रोशन हो सके। दोस्तों ऐसे बहुत सारे गरीब घर के बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे गरीब घर के बच्चियां हैं जिन्होंने आईएएस बनकर दिखाया है, जिन्होंने आईपीएस बनकर दिखाया है। बहुत सारे गरीब घर के ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे गरीब घर के ऐसे छात्र हैं जिन्होंने यूट्यूब में अपना लाइफ बनाया है, यूट्यूब में सफल होकर अपने घर की परिस्थिति को बदला है। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि भाई अब तो हम गरीब घर में जन्म ले लिए हैं, हमारा बियाह बिल्कुल भी अच्छे परिवार में नहीं होगा, हमें बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, हमें बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आपके बेस के आधार पर, आपके चेहरा के आधार पर, आपके रंग के आधार पर, आपके परिवार के आधार पर, आपके परिवार के आर्थिक स्थिति के आधार पर बिल्कुल भी दोस्तों जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं वो नहीं मिलेंगे शादी के समय। शादी से पहले जो आपका बाल जीवन होता है, जो आपका लड़कपन का जीवन होता है, जो आपका युवा जीवन होता है, उस जीवन को आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित कर दीजिए। जितना हो सके आप लोग शिक्षा को प्राप्त कीजिए, उसे ही दोस्तों आप लोग अपना सच्चा साथी बना लीजिए, क्योंकि वह शिक्षा ही आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, आपके दिन को बदल सकता है, आपके जो खराब दिन है उसे अच्छे दिन में परिवर्तित कर सकता है। जब दोस्तों आपका दिन बदल जाएगा, जब आप कोई अच्छा पोस्ट प्राप्त कर लेंगे, अच्छा खासा कमाने लग जाएंगे, तो दोस्तों आपको कहीं पर अपना रिश्ता ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि रिश्ते वाले आपके पास आएंगे रिश्ता लेकर। अगर लड़की अगर समाज में कुछ अच्छा करती है, आईपीएस बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है, इंजीनियर बन जाती है, अच्छा सिंगर बन जाती है, अपने स्किल के आधार पर अगर वह कुछ भी अगर अच्छा कर लेती है, कुछ भी अगर वो अच्छा खासा अपने स्किल के आधार पर पैसा कमाना लग जाती है, तो दोस्तों उसे कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जो दूसरे लोग होते हैं वो उसके पास आते हैं। अच्छे खासे परिवार के लोग उस बेटी के पास आते हैं रिश्ता लेकर कि आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिए। तो आप समझ पा रही हैं मेरी बहनों, आप समझ पा रहे हैं मेरे भाइयों कि आप लोगों को बिल्कुल भी दहेज पर ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को बिल्कुल भी दहेज को माइंड में नहीं रखना है, बल्कि शिक्षा को माइंड पर रखना है। बालक और बालिकाओं के जो माता पिता हैं, बच्चे और बच्चियों के जो माता पिता हैं, उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि हमें अपने बेटियों के लिए दहेज के लिए पैसा नहीं बटोरना है, बल्कि अपने बच्चियों के लिए अच्छे शिक्षा के लिए पैसा बटोरना है, उनके अच्छे परवरिश के लिए पैसा बटोरना है, ना कि दहेज के लिए अच्छा पैसा बटोरना है। दोस्तों अगर लड़का कामयाब हो जाता है, अगर लड़की कामयाब हो जाती है, तो बिल्कुल भी आपको दहेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपने नाम सुना होगा मनोज देगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है। दोस्तों उन्होंने अपने मेहनत और अपने स्किल के बल पर अपने घर की परिस्थिति को आज इतना बदल दिया है कि दोस्तों आप लोग विश्वास तक भी नहीं कर सकते हैं। जिसके पिता कभी एक समय में साइकिल का पंचर बनाते थे, आज उस पिता के घर में दो दो गाड़ियां 50-50 लाख की सड़ रही हैं, उसे कोई चलाने वाला नहीं है। उस बेटे ने दोस्तों एक ऐसा काम किया है, उस बेटे ने दोस्तों ऐसा पूरे समाज में, पूरे देश में एक ऐसा नाम किया है कि दोस्तों उसका नाम सभी लोग लेते हैं। सभी लोग यह मानते हैं कि नहीं, यह एक ऐसा लड़का है जिन्होंने अपने देश का नाम और अपने गांव का नाम, अपने राज्य का नाम पूरे देश में रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और अपना भी नाम रोशन किया है। उसने दोस्तों जिस लड़की से शादी किया है, उस लड़की से कोई भी उसने पैसा नहीं लिया है दहेज के रूप में। उन्होंने बिना कोई दहेज, बिना कोई पैसा से ही उससे विवाह किया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि शिक्षा कितना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग शिक्षित हो जाते हैं, आपके पास अच्छा खासा ज्ञान अर्जित हो जाता है, तो आप स्वयं ही किसी लड़की के बाप से, किसी लड़की के परिवार से दहेज नहीं ले पाएंगे। दोस्तों आप इतने समर्थवान हो जाएंगे अपने मेहनत और अपने स्किल के बल पर कि आपको किसी से लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बल्कि आप किसी और को दे ही दीजिएगा। दोस्तों अगर समाज में देने वाले पैदा होंगे, यानी कि दूसरों की मदद करने वाले पैदा होंगे, तो हमारा समाज बिल्कुल भी कुरीतियों का शिकार नहीं होगा, बिल्कुल भी विषमता का
शिकार नहीं होगा, बिल्कुल भी दोस्तों बुराइयों का शिकार नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया है। आइए जरा जानते हैं परिचय के माध्यम से। ठीक है, देखिए परिचय में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या है जिसने सदियों से समाज को नुकसान पहुंचाया है, यानी कि सालों से समाज को नुकसान पहुंचाया है। यह प्रथा दोस्तों आज से ही नहीं कई वर्षों से चली आ रही है, कई दोस्तों सालों से यह प्रथा चली आ रही है, जिसका पालन आज भी लोग इस भारत देश में कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है यह कृति भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर एक काला धब्बा है जिसमें विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से धन, संपत्ति, आभूषण, वाहन आदि की मांग की जाती है। दोस्तों मैंने आप लोगों को जस्ट बताया कि वर पक्ष द्वारा दहेज में वधु पक्ष से दहेज के रूप में आभूषण, वाहन, धन, संपत्ति, जमीन आदि चीज़ों की मांग की जाती है। दोस्तों अगर वधु पक्ष ये सब देने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि वर पक्ष जो भी मांग करते हैं वधु पक्ष से और वधु पक्ष ये सभी चीज़ें देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो दोस्तों लड़की की शादी नहीं हो पाती है। लड़की लाख खूबसूरत हो, लड़की कितना भी पढ़ी लिखी हो, अगर लड़की सस्केज नहीं है, लड़की अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं की हुई है, अपने परिवार के बदौलत जी रही है, तो दोस्तों उसकी शादी टूट जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग सेल्फ डिफेंस बनिए, आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर दोस्तों आप लोग बनिएगा। मेरे जो बहनें हैं अगर वे आत्मनिर्भर बनेंगी तो उन्हें ऐसी कभी भी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे के सारे जो चीज होते हैं, ये सारे के सारे जो धन होते हैं, वो दहेज के रूप में वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से मांगे जाते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिस बेटी के पिता ये सारे वादे कर देते हैं, यानी कि वर पक्ष जो भी मांगे रखते हैं, उन मांगों को पूरी करने के लिए जो बेटी के पिता होते हैं वो वादा कर देते हैं, और शादी का जब समय आता है और शादी के समय जो बेटी के पिता होते हैं, जो वधू के पिता होते हैं, वो उनके मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, उनके मांगों को नहीं दे पाते हैं, तो दोस्तों वैसे में लड़की की शादी टूट जाती है। वैसे में बिल्कुल भी उस लड़की के द्वार पर डोली नहीं आ पाती है। लड़के की जो गाड़ी है, लड़के का जो बारात है, वो बिल्कुल भी उस लड़की के द्वार पर नहीं आ पाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो दहेज प्रथा है वो कितना बड़ा समस्या आज हमारे देश में, आज हमारे इस समाज में बना हुआ है। आगे कहा जा रहा है यह प्रथा न केवल एक सामाजिक बुराई है बल्कि इसका प्रभाव महिलाओं के जीवन पर बहुत ही नकारात्मक रूप से पड़ता है। ये बातें 100% सही है। ठीक है, लड़कों के ऊपर इसका प्रभाव तो नहीं पड़ता उतना ज़्यादा मात्रा में, लेकिन लड़कियों के ऊपर इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। दोस्तों जो दहेज प्रथा है वो न केवल हमारे समाज के लिए आज बुराई बना हुआ है, बल्कि दोस्तों इसका प्रभाव महिलाओं के जीवन पर भी बुरा पड़ रहा है। महिलाओं के जीवन पर भी इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब भी किसी घर में कोई पुत्री अगर जन्म लेती है, जब भी किसी घर में अगर कोई बेटी जन्म लेती है, तो उस घर का परिवार और उस घर के माता पिता दोस्तों उदास हो जाते हैं। उनके चेहरे पर अपने पुत्री को लेकर बिल्कुल भी स्माइल नहीं होती है। हाँ, ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जिनको पुत्र और पुत्री दोनों में ही खुशी है, वो बिल्कुल भी अपने पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं कर पाते हैं, भेदभाव नहीं देखते हैं, विषमता बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। दोस्तों पुत्र और पुत्री में भेदभाव वैसे ही माता पिता नहीं देख सकेंगे जो माता पिता शिक्षित होंगे, जो माता पिता पढ़े लिखे
होंगे। जो माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं, जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो माता पिता दूसरों की बातों पर आते हैं, वही माता पिता अपने ही पुत्री को देखकर नाखुश होंगे, अपने ही बच्ची को देखकर उदास हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे इस समाज के, हमारे इस देश के माता पिता को अपने मन में अपने बच्चियों के लिए ऐसा सोच बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आज के इस समय में जो माता पिता होते हैं वे अपने बच्चियों के प्रति यह सोच रखते हैं कि अगर बच्ची पैदा हो जाएगी, अगर पुत्री पैदा हो जाएगी तो उसके लिए धन बटोरना होगा, उसके लिए पैसे बटोरने होंगे, उसके लिए अपने जीवन की सारा पूंजी इकट्ठा करना होगा, क्योंकि उसका शादी करना पड़ेगा, उसे पढ़ाना पड़ेगा, वो हमें कमाकर नहीं खिलाएगी, लड़का जो होगा वो हमें कमाकर खिलाएगा, हमारा घर चलाएगा, हमारा गृहस्थी बसाएगा, हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा, हमारे परिवार का वंश बढ़ाएगा। ये सारे चीज उनके माइंड में होते हैं। लड़कियों को लेकर ये सारे चीज उनके माइंड में नहीं होते हैं। बस उनके माइंड में एक ही चीज रहता है कि लड़की जन्म ली है, बस इसको किसी तरीके से 20 या 22 साल तक पालना है, 20-22 साल तक पालकर उसको फिर दूसरे के घर में भेज देना है, अपने जीवन का सारा पूंजी लगाकर, अपने जीवन का सारा पैसा लगाकर। इसीलिए जो माता पिता होते हैं वे अपने बच्ची को देखकर नाखुश हो जाते हैं, अपने बच्ची को देखकर उदास हो जाते हैं। वैसे माता पिता से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने माइंड में ऐसा सोच अपने बच्चियों के लिए ही बिल्कुल भी ना रखें। दोस्तों, कोई नहीं जानता है कि किसके आने से घर की कैसी परिस्थिति हो जाती है। दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़का आएगा तभी जाकर घर की परिस्थिति बदलेगी। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बेटियों के उदाहरण हैं जिन्होंने गरीब परिवार के घर में जन्म लिया है और उस घर की आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दिया है, उस घर का नाम पूरे समाज में, पूरे देश में रोशन कर दिया है। यहाँ तक कि वे अपने माता पिता के आगे की जो जीवन क्रिया है उसका संचालन भी वही कर रही है, बिल्कुल भी बेटा नहीं कर रहा है। दोस्तों देखिए, आजकल के बेटे क्या कर रहे हैं, आजकल के जो बेटे हो रहे हैं वो अपने पत्नी के बात पर अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, अपने माता पिता को बिल्कुल भी 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते हैं, अपने माता पिता को सेवा नहीं कर पाते हैं। सारे बेटे ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेटे हैं जो बिल्कुल भी अपने माता पिता को शादी हो जाने के बाद नहीं मानते हैं। आप लोग यह समझ कर रखिए, बच्चियों के जो माता पिता है, आप लोग यह समझ कर रखिए कि हमें अपने लड़के और लड़की में बिल्कुल भी अंतर नहीं करना है। ईश्वर ने जो भी दिया है हमें उसे खुशी खुशी स्वीकार करना है, उसे हमें ऐसा ही शिक्षा देना है जैसे हम लड़के को दे रहे हैं, उसे हमको वैसा ही प्यार देना है, वैसा ही दोस्तों उसको दुलार देना है जैसे हम लड़के को दे सकते हैं। लड़के और लड़कियां इन दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं करना है। किसी भी माता पिता को, चाहे वो माता पिता किसी भी धर्म से अपना संबंध क्यों ना रखें, किसी भी जाति से अपना धर्म क्यों ना रखें, अगर वे माता पिता गरीब भी हैं तो आप गरीबी में ही रहकर अपने बच्चियों को लाड प्यार करें, अपने बच्चियों को प्यार दें, अपने बच्चियों को पढ़ाएं, उसके साथ बिल्कुल भी विषमता का भावना नहीं रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे कहा जा रहा है दहेज प्रथा की उत्पत्ति। इसमें आप लोगों को दहेज प्रथा की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा, ठीक है, और साथ ही निबंध के रूप में इसमें आप लोगों को दहेज प्रथा की उत्पत्ति से संबंधित जो बातें हैं उसे ही लिखना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को दहेज प्रथा की उत्पत्ति से परिचित कराता हूँ। दोस्तों, कहा जा रहा है दहेज प्रथा की शुरुआत प्राचीन काल में एक अच्छे उद्देश्य से हुई थी, यानी कि एक अच्छे काम से हुई थी, एक अच्छे कार्य से हुई थी। कब हुई थी? प्राचीन काल में, यानी कि आज से कई साल पहले, आज से सैकड़ों हजारों साल पहले। ठीक है, तब माता पिता अपनी बेटी को विवाह के समय कुछ उपहार और धन संपत्ति देते थे ताकि वह अपने ससुराल में सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। दोस्तों, पहले के समय में, प्राचीन काल के समय में जब भी बच्चियों का शादी होता था, जब किसी बेटी का शादी होता था तो बेटी के जो माता पिता होते थे, बेटी के जो परिवार वाले होते थे, वे खुशी से ही वर पक्ष को धन संपत्ति दिया करते थे।
धन संपत्ति इसलिए दिया करते थे ताकि उनकी बच्ची को कोई भी दिक्कत ना हो और साथ ही उनके बच्ची का जो परिवार है, उनके बच्ची का जो ससुराल है वो भी खुश रहे, उन्हें भी आर्थिक सहायता की प्राप्ति हो। दोस्तों देखिए, आज के इस समय क्या हो चुका है, आज के इस समय ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आज के इस समय यह एक बिजनेस बन गया है। लोग अपने लड़के को आजकल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उसका नौकरी लग जाए, उसके अच्छे पोस्ट पर किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग हो जाए तो तिलक अच्छा मिलेगा, उसका दहेज अच्छा मिलेगा। एक तरीके से आज के इस डेट में, आज के इस समाज में दोस्तों यह बिजनेस बन चुका है, लेकिन पहले के समय में यह बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। प्राचीन काल के समय में, पहले के समय में, राजाओं के समय में जब दोस्तों लड़का और लड़की का शादी होता था, वर और वधू का शादी होता था, तो दोस्तों वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष से किसी भी धन संपत्ति की मांग नहीं की जाती थी। वधू पक्ष के माता पिता या उसके परिवार वाले खुशी से जो भी धन संपत्ति वर पक्ष को दे देते थे वे वर पक्ष स्वीकार कर लेते थे। वे अपनी तरफ से कोई भी राय नहीं रखते थे कि हमें ये चाहिए, हमें वे चाहिए, हमें वैसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, ऐसा वे कोई भी राय नहीं रखते थे। लेकिन दोस्तों आज ऐसी बिल्कुल भी दोस्तों जो स्वरूप है वो नहीं है। आज का दहेज प्रथा का जो स्वरूप है वो बदल चुका है। वर पक्ष के जो परिवार वाले हैं, वर पक्ष के जो माता पिता हैं और जो वर है वो दोस्तों मनमानी करते हैं। अगर कोई लड़का अच्छा पोस्ट पर है, अगर अच्छा खासा कमा रहा है, लड़का अमीर घर से है, तो उसके आधार पर तिलक को तैयार किया जाता है, तिलक की मांगे रखी जाती है, तब जाकर किसी बाप के बेटी की शादी हो पाती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि यह कितना बुरा दोस्तों प्रथा है, यह कितना बुरा दोस्तों एक तरीके से नियम है। कौन सा नियम? तो दहेज प्रथा का नियम। कहा जा रहा है तब माता पिता अपनी बेटी को विवाह के समय कुछ उपहार और धन संपत्ति देते थे ताकि वह अपने ससुराल में सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। ठीक है, यानी कि गांव समाज को यह पता चले कि ना भाई जो बेटी आई है वो अच्छे घर से आई है, उसके पिता ने, उसके माता ने, उसके परिवार वालों ने उस बेटी के लिए ये सब चीज़ें दी हैं, ये सब उपहार के रूप में वस्तुएं दी हैं। ठीक है, इससे क्या होता था, इससे जो वधू पक्ष के परिवार वाले होते थे उनका नाम ससुराल के लोगों में होता था। ससुराल का जो क्षेत्र था उधर वधू पक्ष के परिवार वालों का नाम होता था। ठीक है, आगे कहा जा रहा है दोस्तों इसमें, लेकिन समय के साथ यह परंपरा एक बुराई में बदल गई और वर पक्ष ने इसे अनिवार्य कर दिया, यानी इसे मान्य कर दिया कि हम दहेज लेंगे तो लेंगे ही। आगे कहा जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे यह सामाजिक दबाव बन गया और दहेज की मांगों में भी अत्यधिक वृद्धि होने लगी। और आप लोग देख सकते हैं अपने समाज में, अपने घर में, अपने क्षेत्र में कि दहेज की वृद्धि दिन प्रतिदिन कितना बढ़ती जा रही है। दोस्तों अगर इसी तरीके से दहेज की वृद्धि बढ़ती चली जाएगी तो कोई भी बेटी किसी भी अच्छे लड़के से शादी नहीं कर पाएगी, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उनका जीवन बिल्कुल भी अच्छा व्यतीत नहीं हो पाएगा शादी के बाद। ठीक है, आगे है दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव। दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव क्या होते हैं इसी के बारे में आप लोगों को जानना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है पहले भाग में महिलाओं पर अत्याचार। ठीक है दोस्तों, आप लोग आए दिन बराबर खबर में सुनते रहते हैं कि दहेज के कारण किसी बहू को जला दिया गया है, किसी बहू को मार दिया गया है, बहू को फांसी से लटका दिया गया है, जो सास है उसने बहू पर किरासन तेल डालकर जला दिया है, या फिर बहू को रसोई घर में बंद करके उस पर पेट्रोल छिटकर या फिर गैस डालकर जला दिया है। ऐसे ऐसे घटनाएं आप लोग बराबर सुनते होंगे। तो दोस्तों इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है दहेज। दहेज के कारण जो सास होती हैं, जो ससुराल के परिवार वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो अपने बहू के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसके साथ बदसुल्की करते हैं, जिससे उस लड़की का जीवन अपने
ससुराल में ही नर्क के समान हो जाता है। वह लड़की घुट घुट कर जीती है, वह लड़की बिल्कुल भी अपने ससुराल में अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर पाती है, उसका जीवन दोस्तों बर्बाद हो जाता है। कुछ तो बेटियां ऐसी हैं कि वे ससुराल वालों के दबाव में आकर आत्महत्या कर लेती हैं, मर जाती हैं, ट्रेन में कट जाती हैं, फांसी लगा लेती हैं, छत से कूद जाती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दहेज प्रथा से महिलाओं पर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। यही बातें इसमें भी लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं। कहा जा रहा है दहेज प्रथा के कारण कई महिलाएं ससुराल में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होती है। कई मामलों में दहेज की मांग पूरी ना होने पर उन्हें जलाया जाता है या आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके बहन के साथ भी ऐसा हो? देखिए अगर आप लड़के हैं, अगर आप किसी दूसरे के बेटी से अगर दोस्तों आप धन लेते हैं दहेज के रूप में, तो दोस्तों किसी ना किसी दिन आपको अपनी बहन को भी किसी के घर भेजना है। तो दोस्तों आपको भी उसके घर में धन देना होगा, उसके ससुराल वालों को धन देना होगा। अगर आप धन नहीं दे पाते हैं, अगर आप अच्छा खासा दहेज नहीं दे पाते हैं, तो फिर कल के समय में आपके बहन के साथ भी, आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। ये दोस्तों जानते हैं ये सीढ़ी दर सीढ़ी है, ठीक है। अगर आप किसी और के बेटी के साथ अगर गलत कर रहे हैं, तो दोस्तों आने वाले समय में आपके बेटी के साथ भी गलत होगा। ऐसा नहीं है कि आपके बेटी के साथ गलत नहीं होगा। जब तक दोस्तों आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप इस प्रथा का अंत नहीं कीजिएगा, तब तक आपकी बेटी अपने ससुराल में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी, इस प्रथा से नहीं बच पाएगी। दोस्तों इस प्रथा से अगर बेटियों को बचाना है, बेटियों का अगर ससुराल बसाना है, बेटियों का अच्छा जीवन शादी के बाद देना है, तो इस प्रथा को समाज से नष्ट करना होगा। अगर यह प्रथा समाज से नष्ट नहीं होता है, अगर यह प्रथा समाज से नहीं मिटता है, तो दोस्तों आने वाले समय में लड़कियों का जीवन दिन प्रतिदिन नर्क बनते चला जाएगा। दोस्तों सभी बेटियों की नौकरी नहीं लग रही है, सभी बेटियां अपने लाइफ में सफल नहीं हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो बिल्कुल भी आत्मनिर्भर नहीं है, वे अपने माता पिता पर ही निर्भर हैं। माता पिता उनका विवाह जहां कर देते हैं, वे वहां अपना विवाह कर लेती हैं। दोस्तों बेटी में क्या गलती होता है? बेटी का जहां विवाह हुआ वो वहां पर चली जाती हैं। अब रहा यहाँ पर दहेज का, तो दोस्तों दहेज का जो बात होता है वो होता है वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच। जब वधू पक्ष वर पक्ष को दहेज नहीं दे पाता है, तो उसका पूरा प्रेशर वर पक्ष के द्वारा वधू पर डाला जाता है, बहू पर डाला जाता है। दोस्तों बहू खुशी खुशी अपने नैहर से ससुराल जाती है अपना नया जीवन बसाने के लिए, लेकिन जैसे ही जब वह ससुराल जाती है, ससुराल में उसका जो अगला सुबह आता है, उस दिन से ही दहेज के लिए उसे प्रेरित करना शुरू कर दिया जाता है। उसे दोस्तों ताना मारना शुरू कर दिया जाता है, उसे सजा देना शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों वह अपने ससुराल में उस चीज का सजा भोगती है जिसका गुनाह उस बेटी ने किया ही नहीं है। दहेज के बारे में जो बातचीत की हुई रहती है, वो दोस्तों की हुई रहती है वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच, लेकिन उसकी पूरी सजा भोगना पड़ता है किसको? तो दोस्तों भोगना पड़ता है बेटियों को। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं, ताकि आप लोग समझे, आप लोग जाने और आप लोग समाज से इस कुप्रथा का अंत करें, इस प्रथा को हटाएं, ठीक है, ताकि सबकी बेटियां ससुराल में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कोई भी बेटी दहेज के प्रभाव के कारण, दहेज के दोस्तों प्रभाव के कारण, दहेज के प्रेशर में अपना जान ना दे सकें, आत्महत्या ना कर सकें, ठीक है। आगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर में,
2 नंबर में है कन्या भ्रूण हत्या। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। देखिए, कन्या भ्रूण हत्या का भी मुख्य कारण दहेज प्रथा ही है। कैसे है आप लोग समझिए, ठीक है दोस्तों। आज तो नहीं, लेकिन आज से कई साल पहले, यानी कि 5 या 6 साल पहले दोस्तों, एक नियम था। नियम जानते हैं कैसा था? नियम था लिंग चेक करने का। जब भी कोई स्त्री माँ बनती थी और माँ बनने के दौरान उसके मन में यह आकांक्षा थी कि उसके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, तो दोस्तों उसकी जांच कराने के लिए वो हॉस्पिटल में जाती थी। हॉस्पिटल में जांच करके बता दिया जाता था कि आपके गर्भ में कौन सा बच्चा पल रहा है, लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है। जब हॉस्पिटल वालों के द्वारा यह कह दिया जाता था कि आपके गर्भ में लड़की है, तो माता और जो पिता होते हैं उस लड़की के, उस बच्ची के, जो इस संसार में आने वाली होती है, वो उसका कत्ल कर देते हैं, वो उसका भ्रूण कर देते हैं, उसका अबॉर्शन करवा लेते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दहेज प्रथा के कारण ही जो माता पिता होते हैं वो बेटियों को संसार में बाहर आने से पहले ही गर्भ में मार देते हैं, गर्भ में ही उसकी हत्या कर देते हैं, जिसका अधिकार उन्हें बिल्कुल भी दिया गया नहीं है। दोस्तों जो अधिकार हमारे पास मिला ही नहीं है कोई चीज करने का, आपका अधिकार क्या है? आपका बस अधिकार है संबंध बनाना। आपने केवल संबंध बनाया, संबंध बनने के कारण ही ना आपके गर्भ में बच्चा दोस्तों आया। बताइए, जब माँ के गर्भ में बच्चा आया तो दोस्तों उस माँ के गर्भ में जो बच्चा का स्वरूप उत्पन्न हुआ, उस बच्चा का जो निर्माण हुआ, वो क्या माँ के कारण हुआ? माँ के कारण नहीं हुआ, बल्कि ईश्वर के कारण हुआ। ईश्वर का ही अधिकार है उसे मारना या फिर जिलाना। माता का या फिर पिता का या फिर डॉक्टर का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो पहले की माताएं होती थी, जो पहले की सास होती थी, जो पहले के पिता होते थे, वो दोस्तों अपने मन में यही चीज रखते थे कि अगर बच्ची जन्म लेगी तो उसके लिए पैसा बटोरना होगा, उसके लिए धन अर्जित करना होगा, उसके लिए टेंशन लेना होगा। इससे अच्छा है कि इसे गर्भ में ही मार दो। तो दोस्तों ऐसी जो व्यवस्था थी वो पहले थी, लेकिन बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया और इस प्रथा को बंद कर दिया। प्रथा कहने का मतलब जो लिंगानुपात चेक करने का जो नियम था हॉस्पिटल में, उसे बंद कर दिया। आज भी ऐसे दोस्तों लोग हैं, आज भी ऐसे महिलाएं हैं जो कि चोरी छुप के ब्लैक काम करके हॉस्पिटल में पता कर लेती हैं कि उनके गर्भ में कौन सा बच्चा पल रहा है, लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है, ठीक है। जो कि एक प्रकार का दोस्तों बिल्कुल भी सही चीजें नहीं है। आप बिल्कुल भी ये मत देखिए कि आपके गर्भ में जो भी महिला है, वो आप बिल्कुल भी ये मत देखिए कि आपके गर्भ में कौन सा बच्चा पल रहा है। बस आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी बच्चा आपके गर्भ में है वह बच्चा अच्छा हो, सुरक्षित हो, अपने संपूर्ण अंग के साथ हो, बिल्कुल भी उसके अंग के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हुआ हो। ईश्वर उससे अच्छा अंग प्रदान किए हो, अच्छा बुद्धि प्रदान किए हो, वो अच्छा दृष्टि, अच्छा प्रकाश और अच्छा शरीर लेकर इस संसार में जन्म ले, ठीक है। ऐसी कामना हमें ईश्वर से करनी चाहिए और उसके आगे का जो परवरिश है वो आप अपने हाथ में ले, ताकि उसका परवरिश आगे हो सके, ठीक है। आगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज है, दहेज प्रथा के कारण कई परिवार बेटी के जन्म को अभिशाप मानते हैं और इससे बचने के लिए कन्या भ्रूण हत्या जैसी अपराधों को अंजाम देते हैं। इससे समाज में लिंग अनुपात बिगड़ता जा रहा है, बिगड़बे करेगा। लड़का की मात्रा ज्यादा हो जाएगी संसार में, भारत में या फिर समाज में, और लड़की की संख्या कम हो जाएगी। अब आप ही बताइए, जब लड़की की संख्या कम हो जाएगी तो क्या सभी लड़कों का शादी हो पाएगा? बताइए, जब सभी लड़कों का शादी नहीं हो पाएगा तो क्या हमारा जो समाज होगा वो आगे बढ़ेगा? हमारे समाज में बच्चे का जो विकास होगा वो आगे होगा? नहीं हो सकता है। हमारे समाज में आने वाली पीढ़ियों का विकास होगा? नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये चीजें हमारे देश के, हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। आगे समझते हैं 3 नंबर में, आर्थिक बोझ। लड़कियों के जो माता पिता होते हैं वो उन्हें बोझ मानते हैं। क्या मानते हैं? बोझ। देखिए, दहेज की प्रथा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालती है।
कई परिवार अपने संसाधनों से बाहर जाकर उधार लेकर या अपनी संपत्ति बेचकर दहेज देने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे उनका आर्थिक जीवन बिगड़ जाता है या फिर आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब पिता हैं जो बिल्कुल भी अपने बेटी का शादी कर पाने में समर्थ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या करते हैं कि वे अपना किडनी बेच देते हैं, वे अपना पुश्तैनी जमीन बेच देते हैं, यहाँ तक कि वे अपने पत्नी का जो गहना होता है, जो उनके शादी के समय मिला रहता है, उसे भी बेच देते हैं। अब देखिए, कोई भी अगर जवान सियान लड़की घर में रहेगी तो दोस्तों एक पिता को बुरा लगेगा, एक माता को बुरा लगेगा। माता पिता को बुरा लगे या ना लगे, समाज को बुरा लगेगा। समाज यही ना कहेंगे कि फलाना के माता पिता क्या किए हैं, फलाना के माता पिता जवान से लड़की को घर में रखे हैं, उसकी शादी नहीं करा रहे हैं, उसे बुढ़वा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो गरीब पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना संपत्ति बेचकर, अपना धन बेचकर, जो भी उनकी जीविका होती है जिससे वे अपना जीवन यापन करते हैं, वे सारे चीज़ बेचकर अपनी बेटी का शादी करते हैं। यहाँ तक कि वे दोस्तों बड़े बड़े लोगों से कर्ज भी ले लेते हैं। कर्ज इतने ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं कि उसे चुकाते चुकाते उनका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि दहेज प्रथा कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है आज इस समाज में। दोस्तों, अमीरों से ज़्यादा हमारे देश में गरीब लोग हैं। गरीबों का भी अधिकार है इस संसार में जीने का, अपने जीवन को यापन करने का। गरीब परिवार की जो बेटियां हैं उन्हें भी अधिकार है अच्छे घर जाने का, उन्हें भी अधिकार है अच्छे ससुराल में जाने का, उन्हें भी अधिकार है अच्छा वर सेलेक्ट करने का। अगर दोस्तों इसके बीच में दहेज आएगा तो कोई भी गरीब परिवार की बेटी बिल्कुल भी अच्छे घर में नहीं जा सकती है। इसलिए इस प्रथा को किसी भी तरीके से हमें बंद करना ही होगा, तभी जाकर एक गरीब परिवार की बेटी अच्छे घर में जा सकती है। अगर समाज के सभी परिवार ये समझ ले, इसके बारे में जान ले, तो बिल्कुल भी दहेज प्रथा बेटियों के मौत का कारण बन नहीं सकता है। ठीक है, बेटियों के खराब जीवन का कारण नहीं बन सकता है। दोस्तों, आगे है 4 नंबर में यहाँ पर महिला सशक्तिकरण में बाधा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है दहेज प्रथा महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। इससे यह संदेश जाता है कि महिला एक वस्तु है जिसे धन के साथ खरीदा जा सकता है। यह प्रथा महिलाओं को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित करती है। दोस्तों देखिए, वर पक्ष वाले जो होते हैं, वर पक्ष वाले के जो परिवार होते हैं, वो ये सोचते हैं कि महिला बस एक वस्तु है, उन्हें धन के साथ खरीदा जा सकता है। धन के साथ खरीदने का मतलब ये हुआ कि दहेज भी ले लेंगे और साथ ही लड़की भी ले लेंगे। क्या देकर? अपना बेटा देकर। अपने घर का जो चिराग है, अपने घर का जो पुत्र है, उसे देकर हम लड़की को खरीद लेंगे, लड़की को हम ले लेंगे। लड़की बस एकमात्र वस्तु है। देखिए, जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वे भी क्या समझते हैं कि वो बस एक वस्तु है। ठीक है, वे उसे एक वस्तु के तरह ही देखते हैं। उनके माइंड में बस ये सोच रहता है कि लड़की क्या करेगी, लड़की को क्या करेंगे पढ़ाकर, लड़की है, बड़ा होगी, शादी का समय आएगा, विवाह करके भेज देंगे। अभी तक बस वे एक वस्तु है। ठीक है, आगे वो कुछ कर नहीं सकती है, वो ना पढ़ सकती है, वो ना दौड़ सकती है, वो ना कोई चीज़ में भाग ले सकती है, वो बिल्कुल भी समाज के लिए बन ही नहीं है, वो ना कमाकर खिला सकती है। लड़की कुछ नहीं कर सकती है, जो करेगा लड़का ही करेगा, लड़की बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती है। पहले के माता पिता का यही सोच था, इसलिए माता पिता अपने लड़कियों को, अपने बच्चियों को एक वस्तु की तरह देखते थे। वस्तु क्या करता है? एक मशीन क्या करता है? एक मशीन दोस्तों काम ही ना करता है। पंखा है, पंखा क्या करता है? हवा देता है। टीवी क्या करता है? मनोरंजन कराता है। मोबाइल क्या करता है? मोबाइल दोस्तों बात करने में सुविधा प्रदान करता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो पलंग है, जो दोस्तों रखने वाला जो खिड़की है, जो दोस्तों रखने वाला जो अलमारी है, वो क्या करता है? एक साधन प्रदान करता है सामान को रखने का। इसी प्रकार से जो माता पिता है वो ये सोचते हैं कि लड़की भी एक साधन है खाना बनाने का, घर के साफ सफाई करने का, कपड़ा धोने का, घर को संभालने का, जो घर में अगेरा वगैरह पड़ा हुआ है उसे साफ सुथरा करने का, बस यह एक वस्तु है। उतना ही तक उनके लाइफ को देखते थे, उतना ही तक उनकी लाइफ को माता पिता और उनके परिवार वाले सीमित रखते थे।
ठीक है। तो दोस्तों इससे लड़कियों का जीवन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाता था, इससे लड़कियां बिल्कुल भी अपना जीवन सफल नहीं कर पाती थी, वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनके माइंड में केवल एक ही चीज भर दिया जाता था कि तुम्हें शादी के बाद ससुराल जाना है, ससुराल जाकर तुम्हें यही सब करना है, चौका बर्तन खाना उना ही बनाना है, इसलिए पढ़ाई लिखाई मत करो, जो तुम्हारा काम है बस वही करो, जो तुम्हें करना है उसी के बारे में सीखो, उसी के बारे में जानो, ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। देखिए खाना बनाना कोई गलत चीज नहीं है, खाना बनाना सीखना भी कोई बुरा चीज नहीं है, परिवार को संभालना सीखना भी कोई बुरा चीज नहीं है, यह भी एक कला है और इसे केवल एक महिला ही संभाल सकती है, एक महिला ही इसे अच्छी तरीके से निपटा सकती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ महिला का शिक्षित होना भी बहुत ही जरूरी है, और साथ ही जो समाज के लोग अपने माइंड में ये पाल रखे हैं कि महिला एक वस्तु है, उन्हें अपने माइंड से इस चीज को निकाल देना चाहिए। आंख खोलकर देखिए, आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में महिलाएं, हमारे देश में जो बच्चियां हैं वो ऐसे ऐसे काम कर रही हैं और कर भी दी है कि उसे कर पाना एक लड़के के बस का भी बात नहीं है। वो दोस्तों आज इस समाज में लड़कों से कदम मिलाकर चल रही हैं। आज के इस डेट में जो लड़कियां हैं वो दोस्तों एरोप्लेन तक भी उड़ा रही हैं, वो आर्मी का जवान भी बन रही हैं, वो क्या नहीं कर रही हैं बताइए, वो क्या नहीं कर रही हैं। आप लोग इसी से समझ सकते हैं कि एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है, एक लड़की जज भी बन सकती है और किसी के जीवन का निर्णय भी ले सकती है। लड़कियों को बिल्कुल भी हल्के में लेना नहीं चाहिए, लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह केवल बर्तन मांजने के लिए और खाना बनाने के लिए ही बनी है। लड़कियां अगर शिक्षित हो जाए, लड़कियां अगर पढ़ लिख ले, लड़कियों को अगर पढ़ा दिया जाए तो वह अपने समाज में बहुत ही ऊंचा नाम कर सकती है, वह अपने देश को बहुत ही आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण में बाधा में हम लोगों ने यही जाना, ठीक है। अगला भाग है दहेज प्रथा के खिलाफ कानून। दोस्तों भारत सरकार ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कई कानून बनाए हैं, जिससे हमारे समाज से, हमारे भारत से इस प्रथा का अंत हो सके, यह प्रथा मिट सके, ठीक है। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध घोषित किए गए हैं। इसके बावजूद यह प्रथा आज भी समाज में गहराई से जड़े जमाए हुए हैं। हालांकि कई मामलों में कानून की मदद से दहेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, फिर भी समाज में इस प्रथा के प्रति जागरूकता की कमी है। दोस्तों जागरूकता की कमी इसलिए है क्योंकि जो लड़की वाले होते हैं उन्हें दहेज देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गरीब परिवार की बात नहीं हो रही है, जो अमीर परिवार हैं, जो समर्थवान परिवार हैं, वे अपने बेटियों का दहेज देने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। उन्हें अपनी बेटियों का दहेज देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वे दहेज को लेकर कोई भी शिकायत कानून से नहीं करते हैं, पुलिसकर्मी से नहीं करते हैं। जब पुलिस के पास कोई शिकायत करते ही नहीं है, कोई भी इसके बारे में बात वे रखते ही नहीं है, समाज के लोगों के बीच इसके बारे में कोई भी बात करते ही नहीं है, इसके मिटाने के बारे में कोई भी संवाद लोगों से करते ही नहीं है, तो दोस्तों यह प्रथा कैसे मिट सकता है बताइए। इसलिए यह प्रथा अभी भी चल रहा है। जब अमीर लोग अपनी बेटियों का शादी दहेज देकर कर रहे हैं तो गरीब लोग भी क्या करेंगे, दहेज देकर ही ना करेंगे, बिना दहेज के तो कर सकते नहीं है। आप बताइए जो एक गरीब परिवार होगा अगर वो सोचेगा कि हम अपनी बेटी को गरीब घर में ही दें तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि वह परिवार सही है कि नहीं, वह परिवार अच्छा है कि नहीं। दोस्तों अच्छा परिवार तभी मिल सकता है जब आप अच्छा दहेज देंगे। मैंने बतेबे किया दहेज के कारण ही लड़कियों को, बच्चियों को अच्छा परिवार मिलता है। अगर गरीब से गरीब भी परिवार है, अगर वो दहेज ले रहा है तो वहां भी आपको दहेज देना होगा, गरीब हो या अमीर हो, दहेज के इस प्रथा को बंद करना ही होगा, ठीक है। अगला भाग है दहेज प्रथा का उन्मूलन। दोस्तों दहेज प्रथा को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके बारे में इसमें लिखना है, ठीक है। कहा जा रहा है दहेज प्रथा को कम करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए समाज को मिलकर प्रयास करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हो सकते हैं, जिसमें पहला है शिक्षा और जागरूकता, ठीक है। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है
समाज में शिक्षा का प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है। जब लोग शिक्षित होंगे तो वे दहेज प्रथा जैसी कृतियों को पहचानेंगे और इसका विरोध करेंगे। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। लोग समाज में जितना ज़्यादा शिक्षित होते जाएंगे, जितना ज़्यादा अगर वो पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करेंगे, जितना ज़्यादा किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान को अर्जित करेंगे, सामाजिक ज्ञान को अर्जित करेंगे, उतना ही दोस्तों हमारे समाज से कुरीतियाँ नष्ट होती चली जाएंगी। हमारे समाज से कुरीतियाँ बिल्कुल भी बढ़ेंगी नहीं। ठीक है, आगे 2 नंबर में कानूनी जागरूकता। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे महिला हैं जिन्हें उनके अधिकारों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। उन्हें ये पता नहीं है कि उन्हें कानून के हिसाब से, उन्हें संविधान के हिसाब से, उन्हें भारत सरकार के अनुसार कौन कौन से कानून मिले हुए हैं, कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। अगर उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है तो आप लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता कराना चाहिए, उनसे उन्हें परिचित कराना चाहिए, ताकि महिलाएं भी समाज में आगे बढ़ सकें, समाज में अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके और समाज में आगे बढ़ सके। ठीक है, अगर महिलाएं और उनके परिवार दहेज के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इस प्रथा पर अंकुश लगाया जा सकता है, यानी कि इस प्रथा को कम किया जा सकता है। दोस्तों जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर जनता चाह जाए, अगर समाज चाह जाए तो किसी भी प्रथा को, किसी भी नियम को मिटा सकता है, हटा सकता है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को यह अच्छा लग रहा है। अब बताइए, जिसको धन मिल रहा है किसको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मानकर चलते हैं आप ही का घर है, ठीक है, आपके घर में एक लड़का है, एक लड़की है। चलिए एक लड़का है तो लड़का को धन मिलवे करेगा दहेज के रूप में, और लड़की है तो आप दहेज देवे कीजिएगा। एक तरफ से आया, एक तरफ से गया, यानी कि जो पलड़ा है वो बराबर है। ठीक है, आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस पर आवाज़ बिल्कुल भी उठाते ही नहीं है। अगर किसी घर में 2 लड़के हैं और 1 लड़कियां हैं तो चलो भाई, अगर एक लड़के का मिला हुआ दहेज लड़की को अगर हम दहेज के रूप में दे भी देते हैं तो भी एक लड़के का जो दहेज मिलेगा उससे मेरा घर फिर से भर जाएगा। तो लोगों को तो फायदा ही है, लोगों को तो इसमें लाभ ही मिल रहा है। तो लोग इस प्रथा को कैसे मिटा सकते हैं, कैसे इसका अंत कर सकते हैं? इसका अंत वो नहीं करेंगे, उनको इससे लाभ मिल रहा है, इसलिए इस प्रथा को वो जड़ से बनाए रख सकते हैं। ठीक है, और रखे भी हैं। दोस्तों इसमें आगे है 3 नंबर में समानता का सिद्धांत। कहा जा रहा है समाज में लिंग समानता को बढ़ावा देना जरूरी है। महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को ऐसा यह प्रयास करना चाहिए, लड़के और लड़कियों के बीच कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए। हर प्रतियोगिता में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शामिल करना चाहिए, जिससे कि लड़कियों का आत्मबल बढ़ सके, जिससे कि लड़कियों का जो उम्मीद है, जो लड़कियों का आगे बढ़ने का जो अंदर जुनून है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, आगे दोस्तों सामाजिक दबाव का विरोध है। समाज में जो लोग दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। जो लोग दहेज लेते हैं उन्हें समाज से बाहर कर देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, ताकि वे आगे से अपने किसी भी बेटे के लिए, अपने किसी भी लड़के के लिए दहेज ना लें वधू पक्ष से। ठीक है, इसके अलावा जो लोग बिना दहेज के विवाह करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें इज्जत देना चाहिए, उन्हें समाज में सम्मान और उन्हें समाज में दोस्तों अहमियत देना चाहिए। आगे है निष्कर्ष। निष्कर्ष में कहा जा रहा है दहेज प्रथा हमारे समाज का एक अभिशाप है। अभिशाप कहने का मतलब एक दोस्तों कृति है, एक खराब प्रथा है, जिसे समाप्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हम नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है बताइए। भारत सरकार ने तो इसे समाप्त करने की जो नियम है उसे तो लागू कर दिया है, लेकिन अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तब तो, अगर हम उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर यह समस्या, यह प्रथा कैसे अंत हो सकता है? हो सकता है बताइए? कभी भी अंत नहीं हो सकता है। देखिए कानून के हिसाब से भारत सरकार का जो संविधान है उसके दोस्तों हिसाब से बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, लेकिन हम सभी उन नियमों का पालन बिल्कुल भी करते नहीं हैं। जब हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो समाज की जो बुराइयां हैं वो कैसे मिटेंगी बताइए। दोस्तों संविधान में कहा जाता है कि हमेशा बाइक या हेलमेट
हेलमेट चलाकर ही चलना चाहिए। यानी कि कानून में है कि जो भी अगर गाड़ी चला रहा है, दो पहिया अगर बाइक चला रहा है तो उसे हेलमेट पहन कर ही चलाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बिल्कुल भी हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चलाते हैं, बिल्कुल भी सीट बेल्ट लगाकर कार नहीं चलाते हैं। तो जब वो चलाते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप जब तक नियम का उल्लंघन करते रहिएगा तब तक ये जो बुराइयां हैं, ये जो गलतियां हैं, यह समाज से कैसे मिट सकती है, यह समाज से कैसे खत्म हो सकती है। समाज से खत्म करने के लिए हमें ही कदम उठाना होगा, सरकार का भी साथ हमें ही देना होगा, तभी जाकर ये जो बुराइयां हैं यह दोस्तों खत्म हो सकती है, अन्यथा बिल्कुल भी ये खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे है, इस प्रथा के कारण महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है और यह समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है। जब तक समाज के सभी वर्ग यानी कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग से लोग अपना संबंध क्यों ना रखते हो, समाज के सभी वर्ग ही, ठीक है, समाज के सभी वर्ग मिलकर इस बुराई के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक इसका उन्मूलन संभव नहीं है, यानी कि इसकी कमी संभव नहीं है। हमें शिक्षा, जागरूकता और दृढ़ संकल्प के साथ इस कुरीति का अंत करना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और समान समाज में जीवन जी सकें। तो दोस्तों ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से दहेज प्रथा के निबंध के आधार पर दहेज प्रथा से संबंधित बहुत सारे जानकारियों के बारे में जाना होगा और साथ ही दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए कितना ज़्यादा बुरा है दोस्तों, इसके बारे में भी आप लोगों ने जाना होगा। अगर यह दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, यह वीडियो काफ़ी दोस्तों आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।